हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान और आज हमने फिर से उठाई है भूगोल की किताब। और इस भूगोल की किताब के हमने 4 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। ये 5वां अध्याय है। चारों अध्याय भारत से संबंधित थे। पहले भूगोल में हमने एंट्री की थी तो भारत का पता जाना था, मतलब उसकी आकार और स्थिति को देखा था। फिर हमने जब भारत के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि भारत में अंदर क्या क्या है, पर्वत कहाँ है, मैदान कहाँ है, पठार कहाँ है, नदी कहाँ है, द्वीप कहाँ है और मरुस्थल कहाँ है। फिर हमने देखा कि भारत की धमनियों में किस तरह का रक्त संचार होता है, मतलब भारत की नदियों को हमने देखा, जिसे हम भारत का तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। इसके बाद हमने जाना कि भारत की जलवायु कैसी है। जब इतनी सारी चीज़ों को हमने देख लिया तब हमको ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि हम मनुष्यों के अलावा इस प्यारे भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत आपकी जो किताब में है वो इस तरह से है कि क्या आपने देखा है अपने स्कूल के आसपास? तो ज़रा खिड़की खोलो और अपने आसपास देखो। ये अभी तक देखा होगा अपनी नज़रों से, आज किताब की नज़रों से देखो कौन कौन सी झाड़ी दिख रही हैं। चलो ठीक है, आपने देख लिया। अब आप देखिए अपने घर जाकर। इसके बाद अपने मामा के घर का याद कीजिए कि वहाँ की झाड़ियाँ कैसी थीं। फिर याद कीजिए कि कहीं दोस्त के घर आप कहीं और गए थे या बुआ के घर गए, वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी थीं। क्या इनमें आपको अंतर दिखाई देता है? जी हाँ, जैसे जैसे भारत के हम अलग अलग भागों में जाते हैं तो हमको अंतर दिखाई देने लगता है। तो बस आज हम इस पाठ में यही देखेंगे कि भारत में प्राकृतिक वनस्पतियाँ कितनी पाई जाती हैं, वन्य प्राणियाँ कहाँ और कैसे पाए जाते हैं, इसके अलावा इनके प्रकार कितने होते हैं और हम मनुष्यों ने इस प्राकृतिक वनस्पति से, इस प्राकृतिक वन्य प्राणियों से, इन जंगली जानवरों से अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या हासिल कर लिया और इससे इनको क्या नुकसान हो रहा है, और नुकसान हो रहा है तो हम या हमारी सरकार इनकी रक्षा के लिए क्या कर रही है। इस पाठ का कुल जमा इतना ही पढ़ना है। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। हमारा देश भारत जो है वह विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है, मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले देशों में से एक है। ये चित्र में आपको दिख रहे हैं जो जैव विविधता वाले देश अलग अलग हैं, इनमें ये भारत देश दिखा आपको 3 रंगों में, बीच में अशोक चक्र के साथ। ये जो है बहुत जैव विविधता वाला देश है। और जैव विविधताएं किन चीज़ों से मिलकर बनती हैं? 2 चीज़ों से मिलकर, एक प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा वन्य प्राणियों से। तो चलिए हम देखते हैं इस जैव विविधता वाले भारत देश में वनस्पति जगत के बारे में और प्राणी जगत के बारे में। जब हम वनस्पति जगत की बात करते हैं तो हमको पेड़ पौधों की बात करना होता है, ये आप समझते होंगे। यहाँ तक 9वीं क्लास तक आते हुए आपको वनस्पति को लेकर कोई संशय नहीं होगा। पेड़ पौधों की बात करो तो वनस्पति जगत, और जंगली जानवरों या जानवरों की बात करो तो होता है प्राणी जगत। चलिए जरा हम देखते हैं वनस्पति जगत और प्राणी जगत में भारत का क्या योगदान है। जब हम बात वनस्पति जगत की करते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग 47,000 प्रकार के पौधे भारत में पाए जाते हैं और इस वजह से हमारे देश का नंबर विश्व में 10वां है, जबकि एशिया में 4था है। इसी तरह हम फूलों के पौधों की बात करें तो 5,000 प्रकार की फूलों की प्रजातियां हैं, जिस वजह से हमारा योगदान विश्व में 6% है। कुछ पौधे बिना फूलों के भी पाए जाते हैं, जैसे फर्न है, शैवाल है, कवक है। इन चीज़ों को आप अपने विज्ञान के शिक्षक से पूछिएगा कि ये पौधे कैसे होते हैं। अब बात हम प्राणी जगत की करते हैं तो प्राणी जगत में भारत में 90,000 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें जानवर शामिल हैं, साथ ही साथ मछलियां भी शामिल हैं, जलचर शामिल हैं, जो कि ताजे पानी में भी पाई जाती हैं और समुद्र के खारे पानी में भी पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं वनस्पति जगत की। प्रारंभ में वनस्पति जगत की अगर बात करें तो वनस्पति जगत 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक वनस्पति और दूसरी मानवीकृत वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति सबसे पहले देखें तो वह वनस्पति जिसको उगाने में मनुष्य कोई सहायता नहीं करता, अपने आप पैदा हो जाए, वह कहलाती है प्राकृतिक वनस्पति। और यही प्राकृतिक वनस्पति लंबे समय तक मनुष्य द्वारा स्पर्श भी न की जाए, मनुष्य के प्रभाव से दूर रहे, तो इसको हम बोलते हैं अक्षत वनस्पति। तो ये हो गया वनस्पति का एक प्रकार। और दूसरा प्रकार
वह होता है मानवीकृत वनस्पति। मानवीकृत वनस्पति मतलब खेती, फसलें, फल, गार्डन इत्यादि ये हैं तो वनस्पति के भाग, लेकिन हम इनको प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसमें मनुष्यों का प्रभाव है। खेती मनुष्यों द्वारा की जाती है, फसलें मनुष्यों द्वारा उगाई जाती हैं, फल उगाए जाते हैं, बागान लगाए जाते हैं, तो ये भाग मानवीकृत वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया वनस्पति जगत दो भागों में डिवाइड हो गया, प्राकृतिक वनस्पति और मानवीकृत वनस्पति। अब जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की आपसे कि भारत में लगभग 47,000 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और 90,000 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। तो इतने हजारों प्रकार के प्राणी और वनस्पति पाने का आखिर कारण क्या है? मतलब इस विविधता का क्या कारण है? विविधता का मतलब होता है अनेक प्रकार के। तो चलिए हम जानते हैं कि इस विविधता का क्या कारण है। तो इस विविधता के दो कारण हैं, पहला धरातल और दूसरा जलवायु। मतलब वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति या उनका होना दो तथ्यों पर निर्भर करता है, वहाँ की धरती कैसी है और वहाँ की जलवायु कैसी है। धरती पर निर्भर दो तत्व होते हैं, एक होता है भूभाग और दूसरा होता है मृदा। मतलब वहाँ का भूभाग कैसा है? भूभाग से मतलब वह मैदान है कि वह पठार है, कि वह नदी का क्षेत्र है, कि वह डेल्टाई भाग है, कि वह पठार है, ये हो गया। और मृदा का मतलब वहाँ कैसी मिट्टी है, पहाड़ की मिट्टी है कि नदी की मिट्टी है, इस चीज़ पर निर्भर करता है। और जलवायु के जो तत्व हैं वो तीन हैं। तीन कौन कौन से हैं? पहला है तापमान, दूसरा है सूर्य का प्रकाश और तीसरा है वर्षण मतलब बारिश। अब हम इन तथ्यों को, विविधता के ये जो कारक हैं, इनको अलग अलग शॉर्ट में देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक सरसरी नज़र हम इस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूभाग के बारे में। मतलब वनस्पति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव जो है वनस्पति पर भूमि का पड़ता है। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ की वनस्पति अलग तरह की होगी, पठारी क्षेत्र है तो वहाँ की वनस्पति अलग क्षेत्र की होगी, मैदानी भाग में मनुष्यों का ज़्यादा हस्तक्षेप होगा, द्वीपीय क्षेत्रों में अलग स्थिति होगी, जबकि रेगिस्तानी एरिया में अलग तरह की वनस्पति पाई जाएगी। अच्छा, अगर हम बात करें उच्चावच स्थितियों की तो मैदानों पर खेती की जाती है, तो पठारों पर क्या होगा? जंगल उग जाएगा, वहाँ घास के मैदान होंगे जिसकी वजह से वहाँ जंगली जानवर मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मृदा का असर। अलग अलग तरह की मिट्टियों पर अलग अलग तरह के वन उग जाते हैं। जैसे मरुस्थली क्षेत्रों में कटीले वन पाए जाते हैं, तो नदी क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाएंगे। पर्वतों की ढलान पर शंकुधारी वन पाए जाएंगे। ये हो गया मृदा का प्रभाव। अब हम देखते हैं जलवायु के अंतर्गत तापमान का प्रभाव। तो तापमान का प्रभाव ऐसे पड़ता है कि कहीं पर जहाँ बहुत अधिक तापमान है, जहाँ सूरज की गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ कटीले वन पाए जा सकते हैं। तापमान का ऊपर और नीचे होने से भी वनस्पतियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम सूर्य का प्रकाश देखते हैं। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु, ये सब चीज़ों पर निर्भर करता है सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति वहाँ पर कितने अधिक समय तक है। मतलब यदि प्रकाश अधिक समय तक है तो वहाँ पर वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, और यदि कम है तो उनकी बढ़ने की स्पीड कम होगी। वर्षा की अगर हम बात करें तो वर्षा के कारण जंगल दो तरह के हो जाते हैं। जहाँ वर्षा होती है वे आर्द्र वन कहलाते हैं, और जहाँ वर्षा कम होती है वह कहलाते हैं शुष्क वन या पर्णपाती वन। तो इस तरह से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घने वन मिलेंगे और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घने वन नहीं मिलेंगे, विरल वन मिलेंगे। जैसे हम कटीले झाड़ियों की बात करें, जब इन क्षेत्रों में हम जाएंगे जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है, तो वहाँ पर वृक्ष बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारी विविधता के प्रमुख कारण। 5 कारण हैं जिनको हमने 2 मुख्य कारकों के अंतर्गत विभाजित किया था। चलिए आगे देखते हैं अब हम वनस्पति जगत को। अब यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि वनस्पति जगत में क्या क्या है। हम देखेंगे क्या क्या लाभ हैं और इन लाभों के अलावा वनस्पतियों की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वनों से पाए जाने वाले लाभ। तो मुख्य रूप से ये लाभ आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वन एक नवीकरण योग्य संसाधन है, वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, स्थानीय जलवायु, मिट्टी का कटाव, नदियों की धारा को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे उद्योग धंधों का बेस आधार यही है, कच्चा माल वनों से मिलता है,
कई जो समुदाय ऐसे हैं जिनको जंगलों से आजीविका मिलती है, जैसे आंवला तोड़ कर ले जाते हैं लोग, आंवला उत्पादन करते हैं, बीड़ी पत्ती तोड़ कर लाते हैं जिससे बीड़ी बनती है, बांस उद्योग वगैरह बनता है। इस तरह से बहुत सारे लोगों को जंगलों से आजीविका प्राप्त होती है। इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये पवन और तापमान को नियंत्रित करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बारिश में योगदान देते हैं। इसके अलावा मिट्टी में जो ह्यूमस मिलता है इनके जो पत्तों से, उससे मृदा का निर्माण में सहायता मिलती है और जंगली जानवरों को ये अपना बसेरा बनाने की अनुमति देते हैं। तो ये जंगलों के लाभ हमको प्राप्त हुए। वनों से इतने सारे लाभ हैं, इनको हमने इसमें देख लिया और समझ लिया। अब क्या आपको लगता है कि इतने लाभ इन जंगलों से है तो हमारे देश भारत में क्या जंगल बहुत ज़्यादा हैं? मुझे तो नहीं लगता कि भारत में उतने जंगल हैं जितने की आवश्यकता है। तो आखिर भारत में वन क्षेत्र की कमी के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर भी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत में वन्य क्षेत्र की कमी के प्रमुख कारणों में यह है कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण खेती के लिए अधिक जमीन की मांग की जा रही है, तो उसका दबाव वन क्षेत्र पर पड़ रहा है। उद्योगों का विकास हम कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे डालना है तो पेड़ों को काटना पड़ रहा है। बड़े बड़े शहरों को बसाना पड़ रहा है, शहरों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, नई नई कॉलोनियाँ विकसित हो रही हैं, तो उसकी वजह से खेती की ज़मीन कम हो रही है, तो किसान लोग जंगलों की तरफ जाते हैं और जंगलों को काटते हैं। इसके अलावा पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था करने में भी जंगलों में कमी का असर देखा जाता है। तो ये 4 कारण, कृषि की मांग, उद्योग की मांग, शहरीकरण की मांग और एक जानवरों की मांग, इन 4 वजहों से भारत में वन क्षेत्र में कमी हमको दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, अपेक्षाकृत जितनी ज़रूरत है उतना वन क्षेत्र नहीं है, जितना है लगभग 23.3% के आसपास वन क्षेत्र भारत का भी है। तो चूंकि हमारा पाठ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी है, तो क्या भारत में जितना भी वन क्षेत्र भले कम है, तो क्या वह पूरा का पूरा प्राकृतिक वनस्पति है? चलिए देखते हैं है कि नहीं। सन 2003 में हमने एक सर्वे कराया था सरकार ने, तो हमने पाया था कि वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 68 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र तो है, लेकिन यह सही मायने में प्राकृतिक नहीं है, अपने आप उगा हुआ नहीं है। इसमें मनुष्यों का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है। चूंकि राष्ट्रीय वन नीति कहती कि 33% के आसपास वन होना चाहिए, 1960-61 में वन क्षेत्र 18% था, जो 2015 आते आते 23 हो गया। तो अपने आप ये वन नहीं बढ़ा, ये वन क्षेत्र मनुष्यों द्वारा वृक्षारोपण करने से बढ़ा, इसलिए हम इसको प्राकृतिक वनस्पति नहीं कह सकते। तो क्या भारत में प्राकृतिक वनस्पति है यही नहीं क्या? भैया है, धीरज रखो। भारत में ऐसे क्षेत्र जहां मनुष्य नहीं पहुंच पाया है वहां प्राकृतिक वनस्पति है। कहाँ? हिमालय क्षेत्र में, मध्य भारत के कुछ ऐसे भाग जहां आदमी को जाने में डर लगता है, मरुस्थलों में, इन जगहों पर प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा जहां मनुष्य ने हस्तक्षेप कर दिया वहां प्राकृतिक वनस्पति पूर्ण रूप से नहीं है, आंशिक है या फिर पूरे तरीके से मानवीकृत वनस्पति में परिवर्तित हो गई है, और आंशिक जो है वह निम्न कोटि की है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई? ठीक है, तो चलिए हमने मान लिया कि भारत में संपूर्ण वनस्पति प्राकृतिक नहीं है, केवल उन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति है जहां पर मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं हुआ है। लेकिन हम ये मान के चलें कि वनस्पति तो है ना। बिल्कुल सही समझा आपने कि प्राकृतिक वनस्पति ना सही, वनस्पति ही मान लो, भले वे मानवीकृत हो, है तो। अब अगर है तो यह वनस्पति कितने प्रकार की है? मतलब भारत में वनस्पति के प्रकार कितने हैं? चलिए देखते हैं। पहली वनस्पति है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरी है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, चौथी पर्वतीय वन और अंतिम मैंग्रोव वन। ये आपकी किताब में है। वनस्पति के 5 प्रकार: सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले वन, झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। अब हम एक एक वन के बारे में पढ़ें, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि चूंकि 5 प्रकार हैं और इन सभी प्रकारों को हमको याद रखना होगा कि ये वन कहाँ पाए जाते हैं, इनमें क्या क्या पाया जाता है। तो हमने एक फॉर्मेट बना लिया है कि भारत में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उसको याद रखने के लिए हमने एक फॉर्मेट बना लिया, स्टडी का रोड मैप जिसको हम कह सकते हैं। मतलब ये जो वन है 5 प्रकार के, ये कहाँ पाए जाते हैं? नंबर 1
नंबर 2, जहाँ वह पाए जा रहे हैं वहाँ क्यों पाए जाते हैं, और इन जंगलों में क्या क्या पाया जाता है, मतलब कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं और कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि कुछ छूट जाता है, इसके अलावा और भी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हैं या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ये आपको चित्र में दिख रहा है कि ये जो 5 प्रकार के वन हमने बताए या वनस्पति के प्रकार बताए, जिसमें 1, 2, 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये येलो वाला ये 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये इन जगहों पर ये पाए जाते हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे, कहाँ पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, इनमें क्या क्या पाया जाता है और इनके अन्य विशेषताओं को। सबसे पहले हम देखते हैं भारत के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो सबसे पहला पॉइंट हमको देखना है कहाँ पाए जाते हैं के अंतर्गत। तो ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वन क्षेत्रों में, ये पश्चिमी घाट हमने पढ़ा है कि पश्चिमी घाट में और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, तमिलनाडु का ये क्षेत्र और इन भागों में यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब पॉइंट 2 आता है कि यहाँ क्यों पाए जाते हैं। तो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होती है। हम जलवायु वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि सर्वाधिक वर्षा मार्शेन चेरापूंजी में होती है, लेकिन यदि हम 400 सेंटीमीटर तक की वर्षा की बात करें तो ये वाले क्षेत्र और इन क्षेत्रों में होती है। अतः 2 चीज़ें हो गई। सदाबहार वन में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये देखिए आपको पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, असम के क्षेत्र और दोनों द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्यों पाए जाते हैं, तो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। अच्छा, केवल वर्षा नहीं, कुछ समय के लिए मौसम यहाँ पर सूखा हो जाता है, इसलिए वृक्षों को बढ़ने का मौका मिल जाता है और इसलिए यहाँ पर विविधता पाई जाती है। तो ये समझ में आएगा कि यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है और बीच बीच में वर्षा गायब भी हो जाती है, इस वजह से ये यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। तो इन जंगलों में अगर हम वनस्पति की बात करें, मतलब कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। जबकि हम प्राणियों की बात करें कि यहाँ कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, तो हाथी, बंदर, लैमूर और हिरण तथा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको ये हाथी दिख रहा है, ये आपको बंदर दिख रहा है, ये हिरण, ये एक सींग वाला गैंडा और लैमूर भाई साहब ये देखिए ये पेड़ पर लटके हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी पाए जाते हैं, उनका भी बसेरा होता है और रेंगने वाले जीव भी मिलते हैं। चलिए इसके अलावा और क्या क्या पाया जाता है, अन्य क्या क्या पाया जाता है का ये जो चौथा बिंदु था उसको देखते हैं। तो ये जो वन है इनकी मुख्य विशेषता ये है कि ये 60 मीटर की ऊंचाई या इससे अधिक ऊंचे इनके पेड़ पौधे होते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म भी होते हैं और नम भी होते हैं, मतलब गीले और गर्म होते हैं, इसलिए यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पति जैसे पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, झाड़ियाँ भी आती हैं, लताएं भी उगती हैं और इनमें ऊंचाई भी अलग अलग होती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम 60 मीटर की हाइट होती है, फिर कुछ पौधे 40 मीटर के, कुछ 20 के, कुछ 5 के और कुछ 1.5 मीटर तक के और कुछ घासें भी यहाँ पर उगती रहती हैं। इनको सदाबहार वन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि हर पौधे का पतझड़ का टाइम अलग अलग होता है और इसलिए ये पौधे हमेशा हमको हरे भरे दिखते हैं, इसलिए हम इनको सदाबहार वन कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पहला पॉइंट, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये वन 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो है वह है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा प्रकार है शुष्क पर्णपाती वन। तो ये समझ में आ गया कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मैप में दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर में। अब ये यहाँ क्यों पाए जाते हैं, मतलब हम आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें या शुष्क मतलब सूखे पर्णपाती वन की बात करें तो यहाँ मिलते क्यों हैं, तो इसका कारण है वर्षा की स्थिति। आर्द्र पर्णपाती वन वहाँ मिलते हैं जहाँ पर वर्षा जो है वह 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच हो, मतलब 200 सेंटीमीटर से गिरकर 100 सेंटीमीटर के बीच आ जाए तो वह आर्द्र पर्णपाती वन या नम पर्णपाती वन कहलाते हैं। और इनकी स्थिति जो है ये कहाँ पर है,
हिमालय के गिरिपाद मतलब हिमालय पर्वत के पैरों के पास, जड़ों के पास मिलते हैं। इसके अलावा झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये पश्चिमी घाट, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके बाद हम सूखे पर्णपाती वनों की बात करें तो सूखे पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से नीचे आकर 70 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान। साथ ही साथ ये जो प्रायद्वीपीय पठार हैं, ये वाले भाग यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अब हमारा ये दूसरा पॉइंट क्यों पाए जाते हैं हो गया ना। अब इनमें क्या क्या पाया जाता है ये देखेंगे हम। तो इनमें वनस्पति, सबसे पहले हम वनस्पति देखते हैं। तो वनस्पति में बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत, ये सारे व्यापारिक महत्व वाले वृक्ष पाए जाते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि इन वनों में सागौन सबसे प्रमुख प्रजाति होती है, जिसको हम हरा सोना भी कहते हैं। अब हम प्राणी जगत की बात करें कि इन जंगलों में, इन वनस्पति प्रकारों में किस तरह के जानवर मिलते हैं, तो यहाँ पर टाइगर और लायन एक साथ मिलते हैं, साथ में सुअर, हिरण, हाथी इत्यादि भी यहाँ पर मिलते हैं। तो ये हो गया तीसरा बिंदु हमारा कि यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। अब आपको देखते हैं अन्य क्या क्या पाया जाता है या अन्य क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं। तो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग खेती के लिए साफ कर लिया गया है और कुछ भाग में पशुचारण होता है। अब सवाल आता है कि इन वनों को हम पर्णपाती वन कहते क्यों हैं। तो उसकी वजह यह है कि ये पेड़ जो है साल में जो 52 हफ्ते होते हैं, उन 52 हफ्तों में से 7 से 8 हफ्तों के बीच लगभग अपने पेड़ों की पत्तियों को ये नीचे गिरा देते हैं और इस बीच में इनके पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं। तो साल में एक बार 7 से 8 हफ्तों के लिए ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, उनमें पतझड़ हो जाता है, पर्ण जो है वो पतित हो जाते हैं, इसलिए हम इनको पर्णपाती वन कहते हैं। चलिए अगले प्रकार का वन देखते हैं, कटीले वन तथा झाड़ियाँ। तो ये हरे और नारंगी रंग में आपको दो प्रकार के वन जो 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा से 70 सेंटीमीटर तक के में देख चुके हम, सदाबहार और पर्णपाती। अब हम देखते हैं कि कटीले वन तथा झाड़ियाँ, इसका पहला पॉइंट कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, मतलब ये गुजरात, राजस्थान, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साथ में यहाँ पर ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लगा हुआ कुछ भाग, उत्तर प्रदेश और हरियाणा वाला, ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन क्षेत्रों में भी यह वन पाए जाते हैं। अब सवाल फिर वही आता है हमारे पास में कि ये वन यहाँ क्यों पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा की उपलब्धता 70 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब इन वनों में क्या क्या पाया जाता है, तो क्या क्या पाया जाता है मैं सबसे पहले वही देखेंगे हम। वनस्पति क्या क्या पाई जाती हैं, तो वनस्पतियों में अकाशिया, खजूर, यूफोरबिया, नागफनी ये पाई जाती हैं। जबकि जानवरों में ऊँट यहाँ पर बैठे दिख ही रहे हैं, साथ ही लायन, टाइगर, भेड़िए, जंगली गधे, घोड़े, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। अब इसके अलावा ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारे पास में। तीसरा बिंदु क्या क्या पाया जाता है, अन्य क्या क्या पाया जाता है, अन्य क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो अन्य विशेषताओं में नंबर 1 महत्वपूर्ण, इन जंगलों के जो वृक्ष हैं वे बिखरे हुए होते हैं, घने नहीं होते, ये दूर दूर होते हैं। एक यहाँ लगा है तो दूसरा यहाँ लगा होता है। और इनकी जो जड़ें होती हैं वे बहुत लंबी और दूर तक जाती हुई रहती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे पानी नहीं होता, तो पानी की तलाश में ये जड़ें दूर दूर तक फैली होती हैं। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति या पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं वे छोटी होती हैं। छोटी क्यों होती है? ताकि इनमें वाष्पीकरण कम हो सके और पौधा बचा रहे। शुष्क भागों में कटीली झाड़ियाँ और पादप यानी प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे नागफनी इत्यादि। तो ये हो गया हमारा कटीले वन और झाड़ियों। इसके बाद अब हम देखते हैं पर्वतीय वन को। फिर वही बात, पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं हिमालयीन क्षेत्रों पर। ये आपको दिख रहा है, या हिमालय में, ये सिक्किम में और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में यहाँ पाए जाते हैं। अब यहाँ क्यों पाए जाते हैं,
इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की जब कमी होती है, और कैसे कमी होती है, ऊंचाई के आधार पर, जैसे जैसे हम पर्वतों पर ऊपर जाते जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। और भारत का जो हिमालयन क्षेत्र है, यह संसार के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। यहाँ की एवरेज ऊंचाई 6000 फीट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पौधों की, वनस्पतियों में भी विविधता पाई जाती है, और इसीलिए ये पर्वतीय वन यहाँ पर पाए जाते हैं। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। जब हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से टुंड्रा की तरफ बढ़ते हैं ना, वैसा ही अंतर यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में हिमालय पर्वत की ढलानों पर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, वैसे वैसे वनस्पति का प्रकार बदलता जाता है। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि तीसरे पॉइंट में यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, मतलब यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे वृक्षों की समानता है। लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर हम पहाड़ों की ढलानों को देखें तो 1000 मीटर से 2000 मीटर तक, वन के 1000 से 2000 की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। और 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस, सीडर आदि। जबकि 3000 मीटर से जब हम ऊपर जाते हैं, 3500 के ऊपर लगभग, तो उष्ण कटिबंधीय वनों के साथ साथ घास के मैदानों की शुरुआत हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, वृक्षों का आकार कम होता जाता है और घास के मैदानों का स्थान फिर अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। ये अल्पाइन वनस्पति किसे कहते हैं, इसको जब हम प्रश्नोत्तर हल करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा। अभी यदि हम करते हैं तो हमारा ये पाठ बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हमने वनस्पतियों को देख लिया कि इनमें कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब इसमें हमारा छूट रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से प्राणी, मतलब जीव जंतु पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनमें कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं। तो इनमें चित्र आपको दिख रहा है, ये लाल पांडा, याक, ये तो पाए जाते ही हैं। साथ में कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, बारासिंगा, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, ये चीज़ें पाई जाती हैं। अन्य क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें विशेषता की हम बात करें कि जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं पर्वतों के, तो यहाँ पर, तो जैसे ही हम ऊपर जब पहुँचते हैं तो यहाँ से उसकी बर्फ़ शुरू हो जाती है। तो ये हिम रेखा कहलाई। यहाँ तक तो ठंडक थी और मैदान था, लेकिन यहाँ से जमी हुई बर्फ़ शुरू हो जाती है। तो ये जो हिम रेखा है, इसके निकट पहुँचते हैं तब हम वृक्षों का साइज कम होता जाता है और धीरे धीरे करके झाड़ियों के रूप में ले लेती हैं और ये घास के मैदानों में तब्दील हो जाते हैं। और इन घासों को पशु चारण के लिए उपयोग करने वाली घुमक्कड़ जातियां हैं इस क्षेत्र में, जिनका नाम है गुज्जर और बक्करवाल। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पशु चारण की घुमक्कड़ जातियां कौन सी हैं, तो आएगा गुज्जर और बक्करवाल। ये हो गया पर्वतीय वन के बारे में। अब हम देखते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन मतलब ये पॉइंट के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो पहला कहाँ पाया जाता है? तो डेल्टाई क्षेत्रों में, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, महानदी, कृष्णा गोदावरी, इन डेल्टा क्षेत्रों में ये पाया जाता है। और डेल्टा भाग में एक्चुअल में क्या है, ये वनस्पति मिलती मैंग्रोव नाम की। अब यहाँ क्यों पाई जाती है? तो इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर ज्वार भाटा आता है, इसलिए यहाँ पर ये पाई जाती है। ज्वार भाटा का अपना प्रभाव होता है। ज्वार के आने से क्या होता है, मिट्टी और रेत इन तटों पर इकट्ठी हो जाती है, जिनमें वनस्पति उगती है। और ये घने मैंग्रोव जो है, ये एक प्रकार की वनस्पति होती है और इसका पौधा जो है, उस पौधे की जड़ पानी में डूबी रहती है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये पानी में जड़ें डूबी रहती हैं। जब ज्वार आता है तब भाटे की स्थिति में जड़ें ऊपर हमको दिखाई देने लगती हैं। इन जंगलों में क्या क्या पाया जाता है मैंग्रोव वनों में? तो वनस्पति की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सुंदरी वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आता है सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरी वृक्ष सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा नारियल, ताड़, केवड़ा, एंगार ये पाए जाते हैं। जबकि रॉयल बंगाल टाइगर जो है, यह सुंदरवन क्षेत्र का प्रमुख जानवर है। तो इस प्रकार वनस्पति जगत की हमने बात कर ली कि भारत देश में वनस्पति जगत को 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है।
पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय याद नहीं भी होता है तो सदाबहार वन याद रखो, हमेशा हरे रहने वाले जंगल जहाँ पर वर्षा बहुत होती है उन क्षेत्रों में पाया जाता है। इनमें क्या क्या मिलते हैं आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद पर्णपाती वन, वे जंगल जहाँ पर पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ साल में एक बार छोड़ देते हैं। इसके बाद हमने देखा कटीले और झाड़ीदार वन, फिर पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। बस इतना सा हमने देख लिया। ये कहाँ पाए जाते हैं, वर्षा की स्थिति देख ली कि कितने % बारिश होती, कितने सेंटीमीटर बारिश होती, तो ये पाए जाते हैं। फिर हमने देखा मैंग्रोव वन को, और इस तरह से वनस्पति वाला अध्याय पूर्ण होता है। अब हम देखते हैं इस अध्याय के दूसरे भाग को। प्राकृतिक वनस्पति हम देख चुके, अब हमको देखना है वन्य प्राणियों को। तो चलिए हम आरंभ करते हैं वन्य प्राणी वाला यह भाग। वन्य प्राणी, वनस्पतियों के बारे में आपने देख ही लिया है कि फूलों वाली वनस्पति, बिना फूलों वाली वनस्पति, और ये तमाम चीज़ें 47,000 प्रकार के पेड़ों की प्रजातियाँ। उसी तरह से भारत में 90,000 प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जीव जंतुओं को 3 भागों में हमने बांटा ही है, पहला नभचर, दूसरा जलचर और तीसरा थलचर। तो नभचर की बात करें तो पक्षियों की बात होती है, तो पक्षियों की 2000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं जो विश्व का 13% हैं, जबकि मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं जो विश्व का 12% हैं। जबकि थलचरों में 5 से 8% में उभयचर, सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव और स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थलचरों के बारे में कि थलचर जानवर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनमें महत्वपूर्ण कौन है। तो स्तनधारी जानवरों में सबसे महत्वपूर्ण हाथी है, जो कि आपको इस चित्र में दिखाई पड़ ही रहा है। ये कहाँ पाए जाते हैं, असम, कर्नाटक और केरल के वनों में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम, विशेषकर दलदली क्षेत्रों, याद रखिए गैंडा दलदली क्षेत्रों में। गुजरात और राजस्थान में गधे और ऊँट पाए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़े हम तो देखते हैं कि जंगली भैंसा, नीलगाय, ये सारी चीज़ें भारत में पाई जाती हैं। ये जानवर भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है कि पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर लायन और टाइगर दोनों एक साथ मिलते हैं। और प्राकृतिक रूप से यदि हम देखें तो शेरों का डेरा गुजरात के गिर जंगलों में मिलता है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, मतलब प्राकृतिक बसेरा है यहाँ पर। समझ में आ गया ना आपको। इसके बाद बाघ यानी टाइगर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर टाइगर मिलता है, और तेंदुआ भी भारत में पाया जाता है। इसके अलावा और जानवरों की बात करें जो हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो याक जो है लद्दाख इत्यादि क्षेत्रों में बैलों की तरह भार ढोने के लिए काम में लाया जाता है। इसका वजन ही लगभग 1 टन के आसपास होता है। इसके अलावा यहाँ पर जंगली भेड़ यानी जो नीले रंग की भेड़ होती है, नीली भेड़, जिसको भारल भी कहा जाता है, भारल के अलावा जंगली भेड़, बारहसिंगा और गधे यहाँ पर मिलते हैं। कभी कभी लाल पांडा भी यहाँ पर देखने को मिल जाया करते हैं। अब जलचर और नभचर की बात करें तो जलचर यानी पानी के जीव जो नदियों में, झीलों में, समुद्रों में कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल मिलते हैं वो, और नभचर यानी जितने प्रकार के पक्षियों का नाम ले सको, मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर, ये सारे नभचर के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के अंतर्गत हमने प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार देख लिए और वन्य प्राणियों को भी लगभग देख लिया कि कितने नाम हैं और ये भारत में पाए जाते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों से मनुष्य का गहरा रिश्ता है। कैसे? प्राकृतिक वनस्पतियों में आदि मानव से लेकर आज तक की तुलना करें तो हम सेवफल खाते हैं। कहाँ से मिला ये? प्राकृतिक वनस्पति रही होगी, किसी मनुष्य ने पहली बार तोड़कर खाया होगा, उसको लगा रहे वाह ये तो काम की चीज़ है, हमारे लिए उपयोगी है, उपयोग कर लो। इसी तरह से बहुत सारे फल, फूल इत्यादि मनुष्यों ने वनस्पति जगत से प्राप्त की, और फिर धीरे धीरे करके जब मनुष्य खेती करने लगा तो उसको पहले खुद हल चलाता था, लकड़ी से खोद के खेती करता था, इसमें उसको बड़ा परिश्रम लगता था। फिर उसने अलग अलग जानवरों पर ट्रायल मारा होगा और बैल पकड़ा गए, बैलों से फिर उसने खेत में उनका उपयोग करना शुरू किया। फिर कई बार ये हुआ कि यार पीठ पर वजन ढो के हम पागल हो जाते हैं, दर्द होता है हाथ पैर में। फिर उन्होंने तलाश जारी की होगी, उनको गधा पकड़ में आ गया, गधे का उपयोग उन्होंने सामान ढोने में कर लिया। अब मनुष्यों को कई बार
अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खाने पीने की चीज़ें भी चाहिए, जैसे दूध, दही, घी। जब इनकी खोजें हुई, दूध का स्वाद चखा, तो इन्होंने गाय पकड़ ली, गाय पालना सीख लिया। तो इस तरह से मनुष्य ने इन प्रकृति से, मतलब प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्रों से और प्राणी जगत से क्या क्या हासिल किया, और क्या मनुष्य इनको उपयोग करने की अंधी दौड़ में खुश है? क्या मनुष्य, प्राणी और वनस्पति सारे एक दूसरे के साथ में रहकर आनंदित हैं? शायद नहीं। मनुष्य की लालची प्रवृत्ति के कारण प्राणी जगत भी संकट में पड़ गया और वनस्पतियां भी संकट में पड़ गईं। चलिए इन्हीं सभी चीज़ों को देखते और समझते हैं। हमने फसलें कहाँ से चुनी? जैव विविध पर्यावरण से, मतलब हमने खाने योग्य पौधे जो है, हमने खाने योग्य चीज़ें जो है वह कहाँ से चुन ली? वनस्पति जगत से, पौधों के पर्यावरण से। और साथ में हमने कुछ औषधीय पौधों का भी, मतलब मेडिसिनल प्लांट, तुलसी, अश्वगंधा, शतावरी, इनका चुनाव भी कर लिया। हमने बोझा ढोने वाले जानवरों का भी चुनाव किया। जैसा मैंने आपको बताया कि कृषि कार्य में, यातायात में उपयोगी बोझा ढोने के लिए गधों का चयन प्राणी जगत से कर लिया, जबकि दूध देने के लिए गायों का चयन भी हमने प्राणी जगत से कर लिया। और इसके अलावा हमने अंडा, मांस इत्यादि के लिए भी प्राणी जगत के द्वार खटखटाए। हालांकि इनका उपयोग यदि मांस और अंडे के लिए ना भी हो तो भी बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, जिससे हमारी फसलों की, फलों की सुरक्षा होती है। जैसे अनेक प्रकार की जो मधुमक्खियां वे परागण में मदद करती हैं वृक्षों के, और हानिकारक कीड़ों से हमको बचाती हैं, इन पर कंट्रोल रखती हैं। तो इस तरह से हम इनका उपयोग करते हैं। लेकिन इनका उपयोग करने के साथ साथ हमको ये याद रखना पड़ेगा कि प्रत्येक प्रजाति का एक अपना इकोसिस्टम में योगदान है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वनस्पति हो या प्राणी हो, वन्य प्राणी या मानव हो, इन सब का आपस में एक इकोसिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से पूरी सृष्टि चल रही है। मतलब अगर हमको मनुष्यों को विधिवत आगे बढ़ना है, मनुष्यों के जीवन को बहुत सरल और आसान बनाना है, तो वन्य क्षेत्र और प्राणी क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित रखना अनिवार्य है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मनुष्यों ने जब प्राणी जगत का, पौधों का, वनस्पति का, जीवों का अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर दिया, तो इससे क्या हो गया? इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम गड़बड़ा गया, इम्बैलेंस हो गया, असंतुलित हो गया। और जब असंतुलित हो गया तो क्या हुआ? इकोसिस्टम इनबैलेंस होने से ग्लोबल वार्मिंग आ गई, धरती का अपरदन होने लगा, भूमि डिग्रेडेशन होने लगा। मतलब कई तरह की परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से जो वनस्पतियों के लिए माकूल मौसम, वनस्पतियों के अनुकूल चीज़ें मिल सकती थी, वो नहीं मिली, और 1300 के लगभग पादप प्रजातियों को हमने संकट में डाल दिया। जबकि 20 तरह की प्रजातियां तो बेचारी पूरी तरीके से हम मनुष्यों के स्वार्थ के कारण नष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीवन की प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ समाप्त हो चुकी हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसकी समाप्ति का या इनके संकट में जाने का मुख्य कारण है पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन होना, मतलब इकोसिस्टम का गड़बड़ा जाना। और ये गड़बड़ाया है लालची व्यापारियों के कारण, जिन्होंने अपने व्यवसाय के लिए जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा शिकार कर लिया, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट लिया, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्टों को ज़मीन में फेंका, जिसकी वजह से तेजाबी जमाव हुआ और प्रदूषण फैल गया। बहुत सारी विदेशी प्रजातियों का भारत में प्रवेश हो गया, जैसे गाजर घास, बेशरम इत्यादि। खेती और आवास के लिए हमने जंगलों की अंधाधुंध कटाई की और इकोसिस्टम बिगड़ गया। अब यदि ये इकोसिस्टम बिगड़ गया, खराब हो गया, तो क्या इसको ऐसा ही रहने दें? नहीं। यदि हमको हमारा जीवन अच्छा बनाना है तो इनकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और हमारी सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिनमें सबसे पहला है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र बनाए गए हैं, जिनमें 10 सुंदरवन क्षेत्र में नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी इत्यादि में बनाए गए, जिनकी गणना विश्व स्तरीय जीवमंडल निचय में की जाती है। मतलब विश्व स्तरीय बायोस्फीयर क्षेत्र ये कहलाते हैं। सन 1992 से सरकार के द्वारा पादप उद्यानों को स्थापित करने की, उनको
तकनीकी और वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई गई, ताकि जो प्लांट्स विलुप्त हो रहे हैं उनको अलग अलग गार्डन बनाकर उनको संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके। अब तीसरी बात अगर हम देखें तो शेर का संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भैंसा संरक्षण, हाथी संरक्षण की योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम बना रहे। इसके अलावा 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघरों की स्थापना की गई है। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। तो इस प्रकार आप लोगों ने देख लिया कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के अंतर्गत हमने प्राकृतिक वनस्पतियों के 5 प्रकार, वे कहाँ पाई जाती हैं, क्यों पाई जाती हैं, उनमें क्या क्या पाया जाता है और अन्य विशेषताओं को देखा। और इसी तरह से हमने वन्य प्राणियों के बारे में जाना और समझा। फिर हमने देखा कि इस प्राणी जगत से, इस वनस्पति जगत से हम मनुष्यों ने खूब अपना काम बनाया और इस चक्कर में हमने प्राणियों को भी संकट में डाल दिया और पेड़ पौधों को भी संकट में डाल दिया। जब संकट में पड़ गए तब हमारी चेतना जागी और हमारी सरकार के साथ में मिलकर हमने इनकी सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी ली। तो आज इस पाठ को पढ़ते हुए हम सभी संकल्प लें कि हम चाहे प्राणी जगत हो, चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, उनको सुरक्षित रखेंगे, उनको संरक्षित रखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात, यदि इस पृथ्वी पर हम मनुष्यों के किसी कर्म के कारण मधुमक्खी समाप्त हो जाती है तो 3 महीने के अंदर 3000 से अधिक प्रकार की वानस्पतिक प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। तो सोचिए, एक वनस्पति से या एक प्राणी से दूसरे का किस तरह से मेलजोल होता है। ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम को तैयार करता है। हम आइए संकल्प लें, इकोसिस्टम को भी बचाएं और परीक्षा में इस इकोसिस्टम को पढ़कर, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों को पढ़कर बहुत अच्छे नंबर भी लाएं। आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। मैं चलता हूं प्रश्नोत्तरों की तैयारी के लिए। अल्पाइन वनस्पति किसे कहते हैं ये वहीं मिलेगा प्रश्नोत्तर वाली सीरीज में। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।